हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारी मिशन पॉसिबल ऑनलाइन क्लासेस में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वन प्रयोगा के संबंध में आज हमारी टेस्ट सीरीज चौथी है। अब तक जितनी भी टेस्ट सीरीज हो चुकी हैं उनको अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको आप लोग जो है देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल उसमें जो भी जो दिए गए हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं यूनिट सेकंड के संबंध में। आज हम जानेंगे मैटर, नेचर एंड बिहेवियर। इसमें के इसके अंतर्गत में जो है किन किन टॉपिकों को जो लिया गया है, जो भी आपके सिलेबस में दिया गया है उसके बारे में आज हम जानेंगे कि ऐसे जो कौन कौन से इम्पोर्टेंट इसमें सवाल दिए गए हैं, तो उनको हम देखेंगे। तो देखिए लिस्ट जो आपको साइड शो हो रही है, तो इसमें किन किन सब्जेक्ट के संबंध में और यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये जो टेस्ट सीरीज है तो इसमें कौन कौन से ये जो टॉपिक शामिल होंगे। तो देखिए इसमें दिया गया है पदार्थ की प्रकृति, तत्व, यौगिक और मिश्रण, और विषमांगी और सजातीय मिश्रण, कोलाइड और निलंबन। ठीक है, इसके बाद हम जानेंगे ये जो सेकंड पार्ट में आपको यहाँ पर जो दिया गया है, कण की जो प्रगति, आधार, इकाई, परमाणु और अणु स्तर, अनुपातन नियम और परमाणु और आणविक द्रव्यमान। और नेक्स्ट है मोल अवधारणा। तो इसके संबंध में भी कुछ सवाल हो सकते हैं। यहाँ पर यहाँ लास्ट आता है परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आइसोटोप और आइसोबार से संबंधित सवाल होंगे। तो चलिए इसको हम जानते हैं वन बाय वन, और उम्मीद है कि आप सभी ने ये सारे जो भी टॉपिक दिए गए हैं इनको आप लोगों ने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा। तो जस्ट एक टेस्ट सीरीज है कि आप यह जानने के लिए कि आपकी आपने जो भी पढ़ा है तो आप क्या इसमें सफल होते हैं, कितने सफल होते हैं, और अदरवाइज आपको दोबारा से उन चीज़ों को देखने की आवश्यकता होगी। तो हम वन बाय वन हम जानेंगे। तो उससे पहले हम आप लोगों ने अगर हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको आप लोग सब्सक्राइब जो है कर लीजिए हमारी आने वाली बहुत सारी वीडियोस के लिए, और अपने दोस्तों को भी इसको जो शेयर कीजिए। चलिए हम बढ़ते हैं सवाल नंबर वन पर। देखिए वन हमसे क्या कह रहा है कि ये पदार्थ का प्रामाणिक सिद्धांत सर्वप्रथम प्रस्तावित जो है किया था, किसने किया था। आपके ऑप्शंस हैं रदरफोर्ड, जॉन डॉल्टन, जे जे थॉमसन और नील्स बोर। तो ए, बी, सी और डी। तो इसका जो सही आंसर है, तो देखिए जल्दी से आप जो अनुमान लगाइए। तो इसका जो सही आंसर है जॉन डाल्टन। तो आप लोग भी जो है नोट कीजिए। तो इन्होंने पदार्थ की प्रामाणिकता सिद्धांत सर्वप्रथम सबसे पहले इन्होंने ही दी थी। ठीक है, सवाल नंबर टू में देखते हैं क्या है। सेकंड सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है। स्थायी कण की बात नहीं हो रही है, अस्थायी कण की बात हो रही है। तो देखिए हम इसमें हम जानते हैं ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन है, ऑप्शन बी प्रोटॉन है, सी है न्यूट्रॉन है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो जनरली ये इन्हीं कणों के द्वारा परमाणु का जो निर्माण होता है, और इनमें से भी कौन सा अस्थायी कण है, तो उसका जो सही आंसर है वो है न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी। तो इसको आप लोग अच्छे से देखिए, सीखिए। अब तीसरे सवाल की ओर बढ़ेंगे। जो तीसरा सवाल है, ये कह रहा है हमसे परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। आप लोगों ने अगर परमाणु की संरचना को अगर देखा है तो आप सभी जानते होंगे कि परमाणु का के नाभिक में जो है ये निम्नलिखित में से कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं। ऑप्शन नंबर ए है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी है इलेक्ट्रॉन एवं कण, ऑप्शन नंबर सी है प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी है इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन। तो एनपी यानी कि, और या फिर ये पीएन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं नाभिक में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आप मतलब देखिए इसका सही आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, या फिर आप कह सकते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये क्या होता है, ये नाभिक में होते हैं दोनों। चलिए सवाल नंबर फोर्थ को लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है। देखिए छोटे छोटे सवाल हैं लेकिन आप सभी को बेसिक बेसिक नॉलेज जो है सभी को ही रखनी है। आवेश रहित वाली बात हो रही है, यानी कि वो आवेशित तो नहीं होता है, यानी कि वो न्यूट्रल है। तो ऑप्शन नंबर ए है इलेक्ट्रॉन है, बी प्रोटॉन है, सी न्यूट्रॉन है और डी है इनमें से कोई नहीं। आप सभी जानते हैं देखिए कि जो इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्जेस और प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, लेकिन न्यूट्रॉन जो होता है वो उस पे जीरो जो है उस पे जीरो होता है चार्ज, यानी कि वो जो है उदासीन होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फिफ्थ सवाल पर। तो सवाल है, सबसे जो ये पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलपूर्वक निर्धारण किसने किया, कि इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश
रहता है। जनरली आप सभी जानते हैं कि वो नेगेटिव का आवेश होता है, तो इसके बारे में किसने सबसे जो पहले बताया? तो इसका जो ऑप्शन को देखिए ए, बी, सी और डी। थॉमसन, ये और मिल्टन, रदरफोर्ड और या फिर कूलाम। तो जल्दी से देखिए आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिल्टन ने। ठीक है, तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन के आवेश के बारे में सबसे जो पहले निर्धारण इन्होंने ही किया था। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 6 है, तो ये है परमाणु विद्युत होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक होते हैं। धनात्मक रूप में होते हैं, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, या फिर ऋणात्मक रूप से होते हैं, धनात्मक रूप से होते हैं, या फिर उदासीन होते हैं। तो ये बताना है आपको कि परमाणु होते क्या हैं। परमाणु आप सभी जानते हैं, संरचना के बारे में आप सभी लोगों ने देखा है, पढ़ा है, सीखा है। तो उसका जो सही आंसर है कि परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। अब ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये परमाणु की इसकी ये संरचना है, इसके मिडिल में ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। आप सभी जानते हैं कि न्यूट्रॉन जो होता है ये उदासीन होता है, और प्रोटॉन जो होता है ये पॉजिटिव होता है, और लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होता है ये बाहरी जो कक्षाओं में घूमता रहता है, और ये जो है ये नेगेटिव होता है। तो अगर प्रोटॉन अगर यह धनात्मक है तो उतना ही आवेश के रूप में इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है, जो है ऋणात्मक रूप में होता है। तो आप इसका मतलब है कि आप टोटली आप शुद्ध शुद्ध रूप में कह सकते हैं कि परमाणु जो होते हैं वो उदासीन होते हैं। ठीक है? 7th पे आते हैं। सवाल नंबर 7th है, स्थिर अनुपात के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? देखिए, ये सवाल जो है आ सकता है, दिया जा सकता है। तो वो कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए को देखिए, ए, बी, सी और डी। तो सही आंसर है इसका ये है प्रोust, ऑप्शन नंबर ए। इन्होंने सबसे पहले स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन जो किया था। चलिए 8वें सवाल पे हम बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल है, बेहद सरल है। हो सकता है कि आयोग कुछ सिंपल सवालों को भी आपको दे दे। तो सवाल है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? देखिए, एक इसका एक बेसिक फ़ॉर्मूला ईट पर नाच, ये आप सभी लोगों ने ईट पर नाच, ये फ़ॉर्मूला है याद जो है करने का। ठीक है? तो ये प्रोटॉन की बात यहाँ पर हो रही है, तो सिंपल सी बात है, ये पर वाला फ़ॉर्मूला इस पे लगेगा। जो पर मतलब ये प्रोटॉन और द मतलब होता है, बताइए? ठीक है। तो अब देखिए, अब कभी-कभी आप लोगों को उलझाने के लिए भी सवाल जो है वो दिया जा सकता है कि ऑप्शन में अगर बिल्कुल ऐसा ही ऑप्शन आपको दे दिया जाए, तो आप कहेंगे कि नहीं, ये सवाल जो गलत है। लेकिन अगर ऐसा ही ऑप्शन दिया जाएगा, तो ऐसी आपको सिचुएशन में गोल्डस्टीन का सही आंसर आपको जो है लगाना होगा। ठीक है? और वैसे आप सभी जानते हैं कि ये प्रोटॉन की खोज जो है वो रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है? अगर बात आ जाती है ऑप्शन में, अगर जो है रदरफोर्ड आपको नाम नहीं दिया होता है, तो वैसे केस में आपको ये नाम ध्यान में रखना होगा, क्योंकि सवाल जो कहीं से भी घुमाकर ये कुछ भी दिया जा सकता है। चलिए 9वीं पे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 है, जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? चलिए हीट प्रणाली वाले फॉर्मूले पे आइए। देखिए, इसका सही आंसर जो है जल्दी से देखिए, बताइए। ऑप्शन ए प्रोटॉन, बी न्यूट्रॉन, सी इलेक्ट्रॉन और फिर या फिर मेसॉन। तो चैडविक ने जो किसकी खोज की थी? जल्दी से बताइए। तो न्यूट्रॉन, ठीक है, इसका सही आंसर है ये बी, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी, इनके द्वारा की थी। चलिए 10वें सवाल को लेते हैं। 10वां सवाल है आपका, निम्नलिखित जो है जो किन कणों में कणीय तरंग की द्रव्य प्रकृति पाई जाती है? देखिए, ये कण बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछों में कुछ ऐसी जो घटनाएँ होती हैं, तो जो कि इस रूप में ली जाती है। कणीय तरंग की द्रव्य प्रकृति जो है, ये किसमें पाई जाती है? तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये सवाल आ सकता है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है बता दूँ आप लोगों को मैं, ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन। ठीक है? ये ऐसा क्यों होता है? देखिए, कणीय या कभी-कभी कोणीय वर्ड भी लिख के आपको दिया जा सकता है। ठीक है? तो यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मूवमेंट जो है करता है ये नाभिक के बाहरी आउटर जो है कक्षाओं में। ठीक है? तो इसके अंदर क्या होती है, एक जो है कणित तरंग जब वाली प्रकृति होती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए 11वें सवाल को लेते हैं। 11वां सवाल है, ये पॉज़िट्रॉन की खोज करता है। तो देखिए, सभी जानते हैं, ये नाम भी सबने ही सुना होगा।
तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं ए, बी, सी, डी। तो जल्दी से आपको ऑप्शन को देख के और सही जो है नाम लिखाना है। तो इसका जो सही आंसर है एंडरसन, 11वीं का सी। तो जिन्होंने ये पोजिट्रॉन के खोजकर्ता हैं। तो सभी को ध्यान में रखना है। नोट जो भी अगर नोट नहीं कर रहा है तो उसको जो है लिख भी लीजिए और एक बार रिविजन में भी इसको आपको लेना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे ये 12वें सवाल की ओर। ये परमाणु नाभिक किसने खोजा? तो ये भी सवाल आपको दिया जा सकता है। तो सिंपल सा है। ए, रदरफोर्ड ने खोजा, बी, डाल्टन ने, आइंस्टाइन ने, और या फिर डी, ये है थॉमसन ने। तो जल्दी से बताइए आंसर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रदरफोर्ड ने। ठीक है, ये परमाणु नाभिक की खोज करता है। चलिए, यानी कि आप शुद्ध रूप में कह सकते हैं कि परमाणु के नाभिक की खोज करता है। चलिए अब 13वें पे आते हैं। एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, वो कौन है? ऑप्शन नंबर ए, रमन, बी, बोस, सी, चंद्रशेखर, और या फिर डी, साहा। तो जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बी बोस। ठीक है, तो ये ध्यान में आपको रखना है। ये आपको सवाल अगर दिया जाएगा तो ये नाम आपको ध्यान में जो भी रखना पड़ेगा। ठीक है, ये भारतीय ये वैज्ञानिक है जिनका नाम इससे संबंधित है। अब चौथे सवाल में आते हैं, बहुत ही सिंपल है। ये बेसिक सवाल ये भी है कि न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम है। चैडविक, बोहर, फर्मी, रदरफोर्ड। ठीक है, तो अभी ये सवाल ये रिपीट हुआ है दोबारा से। तो इसका जो सही आंसर है ये है चैडविक। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज। आपको ये जो है सवालों को घुमा कर भी दिया जा सकता है। तो आपको इस बात का भी ध्यान में रखना है कि एक सिंपल सवाल को आयोग जो है कैसे रोटेट या घुमाकर आपको दे सकता है। बस आपको उसके बेसिक नॉलेज को माइंड में रखते हुए आगे बढ़ना है। चलिए 15वें सवाल को लेते हैं। निम्नलिखित में से परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं। लिथियम, हाइड्रोजन, टाइटेनियम, या फिर हीलियम। तो उसका सही आंसर जो है जल्दी से मुझे बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो है हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये भी ध्यान में जो है रखना है आपको। अगर ऐसा सवाल भी दे दिया जाए तो इसका आंसर आपको सही लगाना है, तो इसको आप लिख लीजिए। चलिए 16वें हम बढ़ेंगे। 16 सवाल पे, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की? देखिए अभी एक सवाल भी आया था, उसमें लिखा था कणीय तरंग द्रव्य जो है जीवन प्रकृति जो किसमें होती है। अभी आपको ये पिछले कुछ सवालों में उसका आंसर जो है बताया गया था। तो वो था इलेक्ट्रॉन था, और ठीक वही सवाल है यहाँ पर। लेकिन ये पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रगति की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन देखिए, ए, रदरफोर्ड, बी, थॉमसन, सी, डी, ब्रोगली, या फिर डी, बोहर। तो आपका 16वें का सही आंसर है डी, ये ब्रोगली। ठीक है, तो ये आंसर आपको ध्यान में रखना है। चलिए 17th पे आते हैं हम। 17th है, तत्व के सबसे छोटे भाग को जो है क्या कहा जाता है? तत्व एलिमेंट के सबसे छोटे भाग को, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। तो 17वां है इसका। देखिए ऑप्शन देखिए, अ, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, या फिर प्रोटॉन। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात आ रही है तत्व की कि उसके छोटे भाग को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 17th का ए, ये परमाणु। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में जो है रखना पड़ेगा। इसका ये एक सूक्ष्म रूप है। अगर आपको ये देगा, अगर तत्व की जगह पे स्थान पर अगर आपको देगा कि ये परमाणु के सबसे छोटे भाग को जो है जो क्या कहा जाता है, तब वैसे केस में ये तीनों सम्मिलित होंगे। ठीक है, लेकिन बात यहाँ पर ये कहता है तत्व की, तो वैसे केस में क्या होगा, परमाणु इसका सही आंसर होगा। चलिए 18वें सवाल पे बढ़ते हैं। नाभिक के 18 सवाल है कि नाभिक के धनावेशित होने की खोज ये किसके द्वारा होती है? देखिए नाभिक के धनावस्थित होने का ये मतलब है सिंपल सा कि नाभिक में देखिए न्यूट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है। न्यूट्रॉन तो जो है वो होता है उदासीन, लेकिन प्रोटॉन जो होता है वो आवर्तित होता है। यही तो बात तो हो रही है। तो इसके इसकी खोज जो है किसने की थी? तो ये सवाल आपको जो घुमा कर दे दिया गया है। ठीक है, और जबकि इसका सिंपल सा आंसर होना चाहिए कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी। ये सवाल, तो इसका सही आंसर है बी, रदरफोर्ड। तो इस वे में भी आपको सवाल को घुमा के दिया जा सकता है, तो ध्यान में आपको रखना है। ज़रूरी नहीं है कि सिंपल और सीधा-सा सवाल आपको दिया जाए। चलिए 19th पे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या इसका आंसर है। इलेक्ट्रॉन
के आवेश की खोज किसने की थी? ठीक है, तो यानी कि सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रॉन की खोज जो है किसके द्वारा हुई थी, ये सिंपल सा उस नाम पर लेके जा रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन को देखिए, ए, बी, सी और डी। तो 19 का जो सही ऑप्शन है, ठीक है, देखिए इलेक्ट्रॉन के अब इसमें थोड़ा-सा ये है ना, आपको ऑप्शन में जो है घुमा सकता है दोबारा से, तो इसमें जो इसका सही आंसर है 19 का, वो है डी है। देखिए इलेक्ट्रॉन के इस सही आवेश के रूप में, यानी कि इलेक्ट्रॉन का सही आवेश जो है, ये मिल्टन के द्वारा ही खोज हुई थी। तो ये आपको ध्यान में जो है आपको रखना है। अब आते हैं आगे, नेक्स्ट है 20 है। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है किस पर? तो ऑप्शन नंबर ए आवेश पर, इलेक्ट्रॉन पर, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर, या फिर डी है प्रोटॉन पर। तो ये जल्दी से बताइए। ये सवाल है, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है, किस पर करती है? ऑप्शन देखिए। तो सही आंसर है 20 का सी, संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसलिए संयोजी इलेक्ट्रॉन वाई क्यों? क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रॉन वही होते हैं जो दूसरे एलिमेंट के साथ में संयोजी बंध, संयोजन बंध ये, या उनसे जो है जिस माध्यम में ये जुड़ते हैं, यानी कि उनके ऊपर संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन जो कौन से होते हैं? ठीक है, एक तो होता है, ये है सिंपल सा ये जो है जो इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि ये वैसे, जो ऑप्शन बी है, ये वैसे वाले इलेक्ट्रॉन है जिनकी सारी कक्षाएँ जो है भरी हुई हैं। एक होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो अ जो है पूर्ण रूप से जो भरा नहीं है, ठीक है? यानी कि उसे किसी की आवश्यकता है, तो ये दूसरे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन के साथ में साझा करते हैं, ठीक है? वो वही चीज़ उनकी ये जो मतलब कि यही रीज़न होता है कि किसी भी एलिमेंट का रासायनिक जो वो नेचर होता है, वो इन्हीं संयोजी इलेक्ट्रॉनों के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, समझ में आपके आ गया होगा। 21 पे आते हैं। 1900 ये जो है 3 में परमाणु का सिद्धांत किसने दिया था, जिसके कारण हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में जानते हैं? परमाणु का सिद्धांत की बात यहाँ पर हो रही है, सिद्धांत। अब यह जो है किसने दिया था? तो यह दिया था जे. ये जो है थॉमसन, ठीक है? तो परमाणु सिद्धांत जो है वो उन्होंने इस समय दिया था, और इनका सिद्धांत जो है क्या था? देखिए इन्होंने केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों के बारे में जानकारी जो है दी थी, इसलिए ये सवाल में ये नाम जो खोले गए हैं। अब इन्होंने क्या बताया था, इनका जो ये परमाणु का सिद्धांत का एक ये मॉडल था, इन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जो होते हैं, वो एक तरबूज के आकार की आकृति के साथ में ये होते हैं, जुड़े होते हैं, जिसमें ये जो गड्ढे-गड्ढे, जैसे आप वो तरबूज जो है काटते होंगे, तो आपको बीज जो है उसके बीच में काले-काले रंगे जो दिखाई देते होंगे। इन्होंने कहा था कि परमाणु जो होता है वो कुछ इसी प्रकार का होता है, और ये बीच में जो भी गड्ढे-गड्ढे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है इस रूप में समाहित होते हैं। लेकिन बाद में इसका जो है करीब ये जो है मतलब फिर से ये सिद्धांत जो है ये क्या हुआ था, मॉडिफाइड हुआ था, और उसकी सही रचना और स्वरूप बाद में सामने आई थी। तो फिलहाल आपको इतना ध्यान में जो है रखना है। चलिए 22वें सवाल पे हम बढ़ते हैं। 22वां सवाल है हमारा कि परमाणु का कौन-सा मॉडल क्रिसमस पुडिंग के समान है? अब बताना है कि अब जो है कौन-सा ऐसा मॉडल है जो कि इनके समान है। तो 22वें का ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। जल्दी से देखिए, आइडिया लगाइए। उसका सही है थॉमसन का मॉडल, जो मैंने अभी आपको पिछले सवाल में समझाया था। ठीक है? चलिए 23वें सवाल को देखते हैं कि परमाणु की संरचना की वर्तमान अवधारणा किस वैज्ञानिक के द्वारा दी गई? तो ऑप्शन नंबर ए रदरफोर्ड, बी गोल्डस्टीन, सी नील बोर, या डी जे थॉमसन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नी नील्स बोर्स। ठीक है? बोर। परमाणु की संरचना की वर्तमान अवधारणा वो इनके द्वारा दी गई, लेटेस्ट हो, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं 24वीं में। उस परमाणु का नाम मुझे बताना है जिसके न्यूक्लियस में कोई न्यूट्रॉन जो नहीं है। देखिए जनरली जो आप सिद्धांत आपने परमाणु शक्ति का सिद्धांत जो है देखा होगा, उसमें न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन नाभिक में होते हैं। आप सभी लगभग जानते हैं। ऐसा कौन-सा जो परमाणु है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता? ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस और सोडियम। तो सही आंसर है हाइड्रोजन, ठीक है? क्योंकि इस पे के पास केवल एक
जो होता है प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता। ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। 25वें सवाल को देखते हैं। कौन सा एक जो मॉडल है, एक परमाणु की स्थिरता की व्याख्या करने में सक्षम नहीं है? तो ऑप्शन है, ये कौन सा है? ए बोर मॉडल, बी रदरफोर्ड मॉडल, सी थॉमसन का मॉडल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा कौन सा ये मॉडल है? क्योंकि देखिए ये तीन ही ये मॉडल थे। पहला मॉडल जो आया था वो थॉमसन का था, दूसरा जो आया था रदरफोर्ड का था, और तीसरा जो आया था लेटेस्ट आधुनिक, ये था बोर का। ठीक है, तो अब ये जो है ये क्या है कि तीनों मॉडल परमाणु सिद्धांत के मॉडल हैं, और इसमें क्या कहा जाता है, इनमें से कौन सा ऐसा एक मॉडल है जो कि एक परमाणु की स्थिरता की व्याख्या करने में सक्षम नहीं हो पाया। ठीक है, तो देखिए 25वें का सही आंसर है बी रदरफोर्ड। यानी कि इनका भी मॉडल अच्छा था, लेकिन इन्होंने परमाणु की स्थिरता के संबंध में व्याख्या जो इनके द्वारा वो नहीं हुई थी। 25वां सवाल। चलिए 26वें पे बढ़ते हैं। 26वां सवाल है, गोल्डस्टीन के प्रयोग के अनुसार बहुत जो है कम दबाव में गैसों के माध्यम से उच्च वोल्टेज बिजली पारित करने पर किसकी खोज हुई? ठीक है, तो अब वो जो है जो किसकी हुई थी देखते हैं। ऑप्शन नंबर को देखिए, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो इसका सही आंसर है बी। ठीक है, ये प्रोटॉन की खोज इनके मतलब इनके द्वारा में जब ये रिसर्च जब ये हो रहा था, तो तो उसमें से क्या हुआ था कि ये जो है तो ये प्रोटॉन की जो है जो क्या हुई उत्पत्ति हुई, यानी कि धनावेशित कणों की जो है ये उत्पत्ति हुई, और इसमें ये कहा गया कि इनके ये द्वारा कि यही जो है धनावेशित ये कण जो हैं, ये क्या हैं? ये ही प्रोटॉन्स हैं। ठीक है? तो ये भी सवाल आपको अगर दे दे तो आप लोगों को कन्फ्यूज़ नहीं होना है। 27वां सवाल बहुत ही सिंपल बेसिक है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए। तो सही आंसर है इसका जेम्स चैडविक। ठीक है? इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता। 28वें सवाल को देखते हैं। किस मॉडल के अनुसार, देखिए ये सारे मॉडल जो परमाणु सिद्धांत के संबंध में है फिलहाल। किस मॉडल के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन एक ही स्तर पर घूमते हैं और परमाणु स्थिर जो रहता है तब तक इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में कोई परिवर्तन जो नहीं होता। यहाँ पे ऊर्जा की बात जो है आ चुकी है। तो आप सभी जानते हैं कि ये जो लेटेस्ट वाला मॉडल था, उन्होंने ही एक ऊर्जा के बारे में जो है बताया था, वो था बोhr मॉडल। ठीक है? इन्होंने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं परमाणु के चारों ओर एक कोणीय वेग में ये भ्रमण करते हैं, और जिनके अंदर क्या होती है, एक जो है कोणीय वेग, यानी कि एक जो है ऊर्जा समाहित मतलब कि होती है। लेकिन इस अगर सवाल की हम बात करें तो वो इसका सही आंसर जो बैठेगा वो बैठेगा बोhr मॉडल। ठीक है? ऑप्शन नंबर ए। 29वें सवाल को देखते हैं। सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो ये सवाल थोड़ा-सा अलग है, लेकिन अब ये इसका जो है कैसे हम निकालेंगे? देखिए सोडियम का आप सभी जानते हैं कि ये परमाणु क्रमांक जो होता है 11 होता है। अब यानी कि इलेक्ट्रॉनों की अगर संख्या की बात भी हम अगर यहीं पे कर लें, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम निकालेंगे, तो अगर 11 का निकालें, तो एक ये सीरीज़ होती है LMALM करके, ठीक है? तो 11 को अगर हम इस भाग में तोड़ेंगे तो 2, 8 और 1, इस सीरीज़ में ये जो है प्राप्त होगा। ठीक है? तो आप इस वाले सीरीज़ को आपको यहाँ से मैच करना ऑप्शन में, इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए। तो इसका है ऑप्शन नंबर ए 281। तो इसके लिए आपको ये जानना, ये जो भी आपको अगर एलिमेंट दे दे तो उसके बारे में आपको, यानी कि सिंपल सी बात है कि आपको आवर्त सारणी को एक बार जो है पढ़ना है अच्छे से, उसमें से कोई सा भी सवाल और घुमाकर दिया जा सकता है। चलिए अब 30वें सवाल की ओर बढ़ते हैं, थोड़े से हार्ड सवाल भी इसमें लिए गए हैं। निम्नलिखित परिघटनाओं का कौन सा समोच्च ताप बढ़ाने पर ये होगा बढ़ेगा? अगर ये ऑप्शन जो दिए गए हैं, अगर ऐसी जो है कंडीशनों पे अगर हम ताप अगर बढ़ाएँगे तो तो इनमें से कौन-कौन सी ये चीज़ें इसके लिए फ़ेवर होंगी? तो ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है एंड डी है। तो अच्छे से इसको देखिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वाष्पन और ये विसरण और गैसों का ये प्रसार। तो ये क्या होगा, अगर अगर ताप हम बढ़ाते हैं तो ये चीज़ें भी बढ़ेंगी, क्योंकि ऑप्शन में कई चीज़ें जो होंगी वो जो है घटेंगी भी, ठीक है?
लेकिन इसका सटीक जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। 31। और 31 में देखते हैं कि नाभिक का आकार मापा जाता है। देखिए बेसिक सवाल है, आ सकता है वन दरोगा के एग्जाम में या फिर आपके साइंस से रिलेटेड कोई सा भी आपका एग्जाम हो, तो देखिए ये नाभिक का जो आकार होता है ये नापा जाता है किस फॉर्म में, एओमी फॉर्म में, फर्मी में, सेंटीमीटर में या फिर एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है, सटीक आंसर है, वो है ऑप्शन नंबर बी, फर्मी में, ठीक है। तो इसको सही करना है आपको। 32 पे हम चलते हैं। 32, तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है। आप सभी जानते हैं तरल लिक्विड जो भी चीजें होती हैं उनमें भी क्या होता है कि जो है प्रवाह, यानी कि अगर ऊपर से नीचे तक हम छोड़ेंगे तो एक वो जो प्रवाह वे में वो जाएगा। तो अब उसी जो परिपक्ष में में कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य होगा या है। तो ऑप्शन नंबर ए है, ये केवल गैस तरल के समान ये व्यवहार करती है। गैस, ऑप्शन नंबर बी, गैस तथा ठोस तरल के समान ये व्यवहार करते हैं। या सी है, गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं। ऑप्शन नंबर डी है, केवल द्रव जो होता है वो तरल के समान व्यवहार करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा, जल्दी से देखिए, आइडिया लगाइए। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 32 का सी, यानी कि गैस तथा द्रव्य ये तरल के समान व्यवहार करते हैं और इनको जो किसी भी स्वरूप में अगर हम देखें तो यही आंसर सटीक होगा, ठीक है। चलिए आप 33 पे चलते हैं, सवाल नंबर 33 पर। देखिए ये बहुत ही बेसिक ये चीज आपके घर में ये होती होगी कि ग्रीष्म काल में जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पर जो किस परिघटना के कारण वह ठंडा रहता है या हो जाता है, ठीक है। ये मटके आपने जो देखे होंगे, ये क्या होते हैं, जो मिट्टी के ही बने होते हैं। इसमें अगर पानी हम रखेंगे जो गर्मियों में, ठीक है, तो ये लंबे समय तक ये पानी है ये क्या होते हैं, ये ठंडे ही रहते हैं। इसका ये रीजन होता गया है। तो आज वो जान लीजिए इसका जो सही रीजन है। ऑप्शन को देखिए, ए, बी, सी और डी। विसरण है, वाष्पोत्सर्जन है, परासरण है या वाष्पन है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वाष्पन, ठीक है। इसके कारण जो होता है वो पानी ठंडा रहता है, ठीक है। समझ में आपका आ गया होगा। तो तीसरे सवाल पे हम बढ़ते हैं। तो तीसरा सवाल है हमारा, देखिए पढ़िए अच्छे से। कुछ पदार्थों को उनके कणों के ये मध्य आकर्षण बलों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही व्यवस्था को निरूपित करता है। देखिए यानी कि ये वैसे कण हैं, यानी कि जिनके बीच में आकर्षण बलों को जो है जो भी वो फोर्सेस होते हैं, आकर्षण अट्रैक्शन मतलब फोर्सेस, तो उनको एक सही क्रम में जो व्यवस्थित रूप में इनमें से कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए है जल वायु पवन, बी है वायु शर्करा तेल, सी है ऑक्सीजन जल शर्करा और डी है नमक रस वायु। तो जल्दी से आइडिया लगाइए। तो इसका सही आंसर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन जल शर्करा, ठीक है। यानी कि ये वैसे जो है कि जो भी कण हैं जिनके मध्य आकर्षण बलों को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित जो है रखा गया है, किया गया है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ऑक्सीजन यानी O2, H2O और शर्करा शुगर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में जो है रखना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा रखना ही पड़ेगा आपको। चलिए 35वें सवाल पे हम पढ़ते हैं। सिंपल है लेकिन देखने में बहुत ही हार्ड आपको लगेगा। 35 है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 38 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 66 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन मापक्रम में परिवर्तित जो है अगर हम करेंगे या करने पर निम्न तापमानों का सही अनुक्रम होगा। क्या होगा, देखिए जो किसी भी सेंटीग्रेड टेम्परेचर को केल्विन में जब बदला जाता है तो सिंपल सी बात है कि 273 की वैल्यू को उसमें आपको क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। यानी कि आप कह सकते हैं केल्विन इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड और जो प्लस 272, सॉरी 270 ये 3, ठीक है। तो ये आपको इसमें आपको जोड़ना होगा। तो जब आप जोड़ेंगे तो आपका सही आंसर निरूपित हो जाएगा। तो अगर हम इसमें इस वाले सवाल को देखें तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आप चाहें तो जोड़ के इसको देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36।
देखिए बहुत लंबा सवाल है, इसको अच्छे से जो देखिएगा। निम्नलिखित में से सही कथन को आपको चयन करना है। इनमें से कौन-सा सही हो सकता है? हालाँकि ये एक तरह से आप कह सकते हैं डेफ़िनेशंस हैं सारी, तो इनमें से कौन-सी डेफ़िनेशन सही है? क्योंकि कोई एक ही सही है, बाकी सब क्या है, रॉन्ग है। तो देखिए जो ऑप्शन नंबर 1 है, ए है, इसमें कह रहा है कि ठोस का द्रव अवस्था में गुजरे बिना वाष्प के में रूपांतरण जो होता है, वाष्पन जो ये होता है कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी है, वाष्प का द्रव द्रव अवस्था में गुजरे ये बिना ही ठोस में रूपांतर पातन होता है कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी है, वाष्प का द्रव अवस्था में गुजरे बिना ठोस में रूपांतरण हिमीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी है, ठोस का द्रव में रूपांतर उर्ध्वपातन कहलाता है। चलिए देखिए अब जो कन्फ्यूजन आपको हो रहा होगा तो इसलिए बेसिक सवालों को बेसिक जो भी आपके डेफिनेशन है उनको आपको ध्यान में रखना है। तो इसका सही आंसर है 36 का ऑप्शन नंबर बी है। यानी कि वाष्प का द्रव अवस्था से गुजरे जो है बिना ठोस रूप में रूपांतरण जो होता है वो पातन के रूप में लिया जाता है। ठीक है? चलिए आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है। देखिए 37 भी बहुत सिंपल है और यहाँ पे कुछ आपको नाम दिए गए हैं और उसके नीचे उनके क्वथनांक की वैल्यू जो है लिखी गई है जो कि डिग्री सेंटीग्रेड में है। इसको जो है केल्विन के रूप में परिवर्तित जो करना है। ये वही सवाल है जिसे मैंने समझाया था केल्विन में किसी भी डिग्री सेंटीग्रेड को अगर आपको चेंज करना है तो सेंटीग्रेड प्लस 273 की वैल्यू यानी कि ये आपको सम करना है, जोड़ना है तो आपका सही वैल्यू जो फाइंड हो जाएगी। इस वाले वे में भी आप लोग जो है वही आपको यही करना है। तो उसमें जोड़ के देखिए 273 में अगर ये 35 को, 56 को, 118 को आप जोड़ेंगे तो आपका कौन-सा आंसर सही होगा? तो इसका सही आंसर है 37 का सी, ठीक है? ध्यान में आपको रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं 38 पे बढ़ते हैं। 38 सवाल जो है हमसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन-सी परिस्थिति जल के वाष्पन में वृद्धि करेगी? जल के वाष्पन में वृद्धि करेगी, ठीक? ऑप्शन नंबर ए है कि यदि जल का तापमान में वृद्धि हो जाए या जल के तापमान में कमी हो जाए या फिर जल का कम खुला पृष्ठीय क्षेत्रफल हो या फिर जल में नमक मिलाना। तो इन जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से कौन-सा सटीक आंसर होगा कि जल के वाष्पन में वृद्धि होगी? चलिए यानी कि वो वाष्पित रूप में बढ़ेगा। जल्दी से मुझे बताइए। तो सिंपल सी बात है कि इसका आंसर होगा जल के तापमान में वृद्धि यानी कि टेम्परेचर अगर हम जो है अगर बढ़ाते हैं तो वो जल जो है ठीक है वाटर जो है ये वाष्पन रूप में ये परिवर्तित होगा, बढ़ेगा। 39 को देखिए 39 थोड़ा-सा लंबा सवाल है, इसको अच्छे से आपको देखना है कि निम्नलिखित में से जो है किन परिस्थितियों में हाइड्रोजन गैस अणुओं के मध्य दूरी जो है बढ़ेगी? हाइड्रोजन जो भी गैस है इनके अणुओं के बीच में दूरी जो है बढ़ेगी। ऑप्शन आपके सामने जो है 3 कंडीशनें लगभग आपको दी गई हैं 4 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। पहला है कि बंद पात्रे में भरी हाइड्रोजन गैस पर दाब जो है क्या है बढ़ाकर। देखिए अगर दाब आप जो है बढ़ाएँगे तो अणुओं के बीच की दूरी जो है बढ़ेगी नहीं, ठीक है? वो घट जाएगी तो ये ऑप्शन तो आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ये दूसरा देखिए जो भी कुछ हाइड्रोजन गैस का जो है उनके पात्र से रिसाव होने पे अगर डिब्बी में रखा गया है इसमें अगर कहीं से हाइड्रोजन गैस का रिसाव अगर अगर हो रहा है तो ज़ाहिर-सी बात है कि अणु जो है निकलेंगे और उनके बीच की दूरी जो है बढ़ेगी, ये हो सकता है। अब ये तीसरे पे आते हैं हाइड्रोजन गैस का पात्र का आयतन बढ़ाकर। अब इसके आयतन को अगर हम बढ़ा दें तभी भी क्या होगी दूरी बढ़ाई जा सकेगी अणुओं के बीच में, तो ये भी आंसर हो सकता है। अब चौथा देखते हैं कि ये पात्र का अगर आयतन बढ़ाए बिना ये पात्र में हाइड्रोजन गैस को हम मिला दें, तो कोई सी भी गैस अगर हम मिला देते हैं तो फिर ये क्या होगा कि अणुओं के कि अब यहाँ पे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के लिए बात यहाँ पे कर रहा है कि हाइड्रोजन गैस में और हम अगर हाइड्रोजन गैस को अगर मिला दें तो क्या गैस के अणुओं के हाइड्रोजन के गैस के अणुओं के बीच की दूरी जो है घटेगी या बढ़ेगी? वो जो है घटेगी, ठीक है? यानी कि ये फर्स्ट और ये चौथा आपका आंसर यानी कि ये नहीं होगा, तो इसका सही आंसर जो होगा ये तीसरा सॉरी सेकंड और ये थर्ड ये सटीक बिल्कुल बैठ रहा है अणुओं के बीच की दूरी को क्या है बढ़ाने में। तो ऑप्शन आपके सामने ए, बी, सी और डी। तो इसका सही आंसर देखिए कौन-सा मैच हो रहा है।
तो इसका जो सही आंसर है, वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है? तो आप तो समझ गए होंगे इसका आंसर। चलिए आगे हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 40 पे। तो 40 वाले में हमसे क्या कह रहा है, किसी तत्व के किसी परमाणु से एक बीटा कण उत्सर्जन के परिणाम से जो क्या बनता है? तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि बीटा कण का अगर उत्सर्जन होता है, तो इसमें क्या चीज़ की जो कमी होती है? देखिए, अगर एलिमेंट से अगर बीटा कण जो है निकलता है एक, तो ऐसे केस में जो क्या होता है कि उस एलिमेंट में एक परमाणु की अधिकता हो जाएगी और उसके साथ ही एक न्यूट्रॉन की कमी भी होगी। ठीक है? ये भी आपको ध्यान में रखना है, प्रोटॉन बढ़ेगा एक और न्यूट्रॉन एक जो है घटेगा। ये बीटा वाले कण की बात हो रही है, ठीक है? ये बीटा कण है। तो ऐसे तो अगर ऐसा होता है तो ये क्या बनेगा? ए, बी, सी और डी समस्थानिक बनेंगे, समावयवी बनेंगे, समरूप बनेंगे या फिर समबाहु बनेंगे। तो इसका जो सही आंसर है, वो बनेंगे समबाहु। ठीक है? समान भार वाले समतल, ठीक है? तो ये आपको ध्यान में जो है रखना है। अब इसी सवाल को आपको घुमा के भी दिया जा सकता है कि एक बीटा कण के निकलने में क्या होता है? तो ये प्रोटॉन जो है बढ़ेगा एक और न्यूट्रॉन जो है एक माइनस होगा। सिंपल सी बात है, एक ये आपको जो है लगाना पड़ेगा। अगर आपको यह दे दे कि 2 बीटा कण अगर निकलते हैं, तो क्या होगा? तो सिंपल सी बात है कि 2 जो है प्रोटॉन बढ़ेंगे, ठीक? और 2 न्यूट्रॉन जो होंगे वो रिलीज़ होंगे, यानी कि उसमें जो कमी आएगी। तो ये भी ध्यान में आपको रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए ये सवाल बहुत ही सिंपल है। अब अब मैं चाहूँगा, मैं तो इसका आंसर मैं जानता हूँ और मैं चाहूँगा कि आप सभी इसका आंसर जो कमेंट्स के माध्यम से दें कि ये सवाल नंबर 41 है, इसमें ये है जो है जो तत्व के एक परमाणु के द्वारा एक अल्फ़ा कण और 2 देखिए 2 जो बीटा कण के उत्सर्जन से निम्नलिखित में से क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 1 है आइसोस्फीयर और आइसोमर्फ, समस्थानिक या समतापी। तो इसका जवाब मुझे आप जो है कमेंट्स के माध्यम से आप लोग को देना है। तो आशा ये टेस्ट सीरीज़ यहीं पर समाप्त होती है और अगर आप लोगों को और जो भी आने वाली टेस्ट सीरीज़ हैं, आपको अगर देखनी है, शेयर करनी है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट।